क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट एवं पूर्ण हो पाता है। अर्थ स्पष्ट और पूर्ण हो पाता है। क्रिया वाक्य की अनिवार्य आवश्यकता है। तो बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण का एक और विषय क्रिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वाक्य या सेंटेंस बनाने के लिए, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है या उसकी परिभाषा क्या है, उसके कौन कौन से भेद हैं, उन सभी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले क्रिया की परिभाषा। क्रिया को वर्ब भी हम लोग कहते हैं, आप सभी को पता होगा। पर अब मैं पहले परिभाषा। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने की जानकारी हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने की जानकारी हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे चुनना, भौंकना, खाना, टूटना आदि, ये क्रियाएं हैं। अब किसी भी सेंटेंस में आप इनको यूज़ कर करके करेंगे तो आप हमारा सेंटेंस अच्छे से बन पाएगा। तो नेक्स्ट है बेटा धातु, रूट। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिस मूल क्रिया से शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, हंस, चल, गा आदि। क्रिया का सामान्य रूप। धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। सामान्य व्यवहार में क्रिया का यही रूप मिलता है। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, चलना, गाना, सोना आदि। अब उसके साथ संज्ञार्थक क्रिया। ना से युक्त धातु का उसी रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे क्रिया रूप को संज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उसे लिखना आता है, उसे भी बोलना नहीं आता। ठीक है बच्चों, ये था धातु या क्रिया का सामान्य रूप, संज्ञात्मक क्रिया। अब क्रिया के भेद। नेक्स्ट है आपका क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब। जैसे बच्चों, पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा है रचना या प्रयोग के आधार पर। अब पहले हम करेंगे कर्म के आधार पर। दो जो उसके पार्ट बनते हैं क्रिया के, वो मैं आपको समझाऊंगा। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वाक्य हम ले लें, शीतल पत्तर लिखती है, गोपाल गाय को घास खिला रहा है। अब पत्तर और गाय, ये जो है बेटे दोनों द्विकर्मिक क्रिया कहते हैं इनको। तो इसमें दो कर्म होने पर एक कर्म मुख्य होता है, दूसरा कर्म गौण होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो है वो कर्म क्रिया कहलाएगा। तो जैसे हम एक और उदाहरण लें, अगर रमेश क्यों हंसता है, यहाँ कोई उत्तर नहीं आता, अतः यहाँ हंसना अकर्मक क्रिया है। तो अब दूसरा है इसका अकर्मक क्रिया। ठीक है ना, दूसरा आपको मैं अकर्मक क्रिया के बारे में बताऊंगा। जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे संध्या सो गई, रानी उठ गई, किरण हंस रही है। ये बच्चे दो हो गए कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। एक है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। अब रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? वो 5 भेद हैं। पहला है सामान्य क्रिया, सिंपल वर्ब। वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग हो, जैसे वह आया, नीरा गई। ठीक है ना बेटा, एक क्रिया ना सेंटेंसेस में, तो यहाँ पे ये सामान्य क्रिया होगी। दूसरा है संयुक्त क्रिया। जिस क्रिया में मुख्य क्रिया के साथ साथ अन्य पद भी प्रयुक्त हों उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम देखें, पढ़, जा, मुख्य क्रियाएं हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके साथ सहायक क्रिया भी इसको हम कहते हैं, या इसके साथ
हो सकती हैं या लग सकती हैं। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। जब वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है बच्चों, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दीपक राम से पत्र लिखवाता है। दीपक किससे लिखवा रहा है पत्र? राम से। तो ऊपर मैंने इसकी परिभाषा में इसमें आपको बताया मैंने कि दूसरे से कार्य करवाए या उसको प्रेरित करे, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है। अब अगला है बच्चे इसका नेक्स्ट पार्ट, घ नाम धातु क्रिया। जो क्रियापद संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जो क्रियापद संज्ञा या सर्वनाम विशेषण से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा क्रिया से, जैसे बात का बतियाना, हाथ का हथियाना, स्वीकार का स्वीकारना, ये संज्ञा के माध्यम से नाम धातु क्रियाएं हैं। अब सर्वनाम क्रिया से, जैसे अपना, अपनाना, फिर विशेषण से क्रियाएं, दोहरा, दोहराना, ये क्या बच्चे, ये हो गया आपका नाम धातु क्रियाएं। अब लास्ट है इसका पांचवा, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे संजना हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गई। ठीक है बच्चे, संजना हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गई। जैसे दूसरा है, हमें समझ कर पढ़ना चाहिए। पहले सेंटेंस में धोकर, दूसरे में समझ कर। इन वाक्यों में दोनों में धोकर और समझकर मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त की गई क्रियाएं हैं, इसलिए यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो मैंने बच्चों आपको क्रिया की परिभाषा, कौन कौन से इसके भेद हैं, इन सभी के बारे में जानकारी दी। और आपको 6th, 7th, 8th कक्षा में क्रिया का एक क्वेश्चन अवश्य आता है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दे रहे हैं, वहाँ भी अगर हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं तो क्रिया का क्वेश्चन अवश्य आता है। धन्यवाद। मेरे वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें।